नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान ऑनलाइन एजुकेशन के ग्रामोत्थान एजुकेशन ग्रुप ऑफ मंडेला के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, 2-4 दिन क्लास नहीं हो पाई अपनी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की वजह से। और आज हमारी पीछे की जो क्लासें हैं, व्याकरण का जो पहला बिंदु है भाषा, लिपि और व्याकरण, जो 2 नंबर का जो अंक भार है, 2 अंक भार है जिसका, उसमें भाषा चल रही थी। ठीक है, उस भाषा को हमने इससे पहले भाषा के एक पहली क्लास भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में, दूसरी क्लास थी भाषा की विशेषताएं थी, और तीसरी क्लास भाषा का जो विकास का जो क्रम है वो पढ़ी थी हमने। तीनों क्लासें 20 से 25 से 35 जो भी है वो 3 क्लास बनी थी, घंटा सवा घंटा हुआ था तीनों क्लासों का कुल मिलाकर, तो वो क्लास थी। आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, ठीक है, आज का महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा के प्रकार। अब ध्यान से एक बार मैं आपको पीछे की क्लासों से जोड़ूं, तब आपके ये अच्छे से समझ में आएगा। भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा की उत्पत्ति, भाषा की विशेषताएं और भाषा का विकास पढ़ा था। और जैसा कि हमारा जो ध्येय रहता है कि किसी भी विषय को रटने की बजाय उसके मूल से समझ लें, ताकि उसके बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अगर आपके पास डाटा है वो थोड़ा बचा हुआ हो आपकी, क्योंकि देखो पीछे की क्लास तो आप 1, 2, 3 जो हिंदी के वो आप नहीं दोबारा अगर देख सकते हो तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी ये क्लास। पहले वो देखो फिर ये चले। वो ऐसे है क्योंकि जैसे फिजिक्स की भी क्लास लगती है, केमिस्ट्री की भी लगती है, फिर हिंदी की भी, तो जो डाटा 1.5 GB डाटा मिलता है उसमें आप क्लास से देखते हो। तो ये शायद इतना ही होता है आपके पास, मैं समझता हूँ इन बातों को। तो अगर देखते हो तो भी अच्छा है, और अगर नहीं देख पाते हो पीछे क्लास तो भी आपके आसानी से समझ में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषा के प्रकार। आज हम भाषा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आप बार बार पढ़ते हो भाषा के प्रकार, कहीं कहीं आपको भाषा के 2 प्रकार लिखे मिलते हैं, फिर नीचे लिखा मिलता है भाषा का एक तीसरा प्रकार भी है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, 2 प्रकार मिलते हैं। फिर एक प्रकार आता है सांकेतिक भाषा, वो अलग संदर्भ में। ठीक है, अब ये भाषा के 2 हैं या 3 प्रकार हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और भाषा के प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले होगा मौखिक भाषा, नंबर 2 पे आएगा लिखित भाषा, और नंबर 3 पर आएगा सांकेतिक भाषा। अब मैं सबसे पहले इस सांकेतिक भाषा के बारे में आप थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं। तीसरा प्रमाणिक है, और भाषा के 3 ही प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछो, कैसे भी पूछे, भाषा के 3 प्रकार बताने, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले सांकेतिक भाषा के बारे में देखिए आप, क्योंकि ये कंफ्यूज दूर हो जाता है यहीं पे, इसको हम प्रमाणीकृत करेंगे। जैसे कि देखना, पीछे की क्लासों से एक बार मैं आपको जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ना यहाँ पे कंपल्सरी अनिवार्य है। कैसे, देखो हमने क्या पढ़ा था, वही उदाहरण देता हूं, ए व्यक्ति बी व्यक्ति वाला, ताकि उन क्लासों को आपने पढ़ा हुआ अब आपके साथ में साक्षात वो जुड़ जाए उस क्लास में। ए व्यक्ति इस तरफ था, बी व्यक्ति, ए व्यक्ति इस तरफ था, बी व्यक्ति। ए व्यक्ति के मन में आया था कोई विचार, ठीक है, इसके मन में जो विचार आया उसमें किसी प्रकार की ध्वनि नहीं थी, उसका कोई आवाज वगैरह, कोई स्वरूप उसमें नहीं था, उसने लेखन भी नहीं किया, उसने कोई संकेत भी नहीं दिया। तो ये इसने कोई नहीं, ध्वनि नहीं, आवाज नहीं, लेखन नहीं, संकेत नहीं, तो इसके विचारों को, ये ध्वनि भी नहीं होने की वजह से आवाज नहीं, लेखन नहीं, संकेत नहीं, कुछ भी नहीं था, तो बी व्यक्ति इन विचारों को समझ नहीं पाया था, इनको जान नहीं पाया, इनके विचारों को ग्रहण नहीं कर पाया था ना। विचारों को बिना ध्वनि, आवाज, लेखन, संकेत के ए व्यक्ति के विचारों को बी व्यक्ति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। फिर क्या किया, इस ए व्यक्ति ने अपने विचारों को ध्वनि का रूप दे दिया। क्या कर दिया, ध्वनि का रूप दे दिया। ठीक है, अच्छा, ध्वनि का रूप देते ही इसके विचारों को जो बी व्यक्ति है वो आसानी से क्या हो गया, समझ गया। क्या हो गया, समझ गया।
तो ए व्यक्ति को विचारों को समझाने के लिए किस साधन का प्रयोग किया गया? ध्वनि का प्रयोग किया गया, या फिर इसने लेखन का काम किया, या फिर इसने कोई संकेत करके अपने इन विचारों को इस बी व्यक्ति को समझा दिया। तो ये ध्वनि, लेखन, संकेत विचारों को समझाने के क्या बन गए थे? साधन बन गए थे। क्या बन गए थे? साधन बन गए थे। और इन साधनों को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा। तो ये जो साधन बने थे, विचारों को समझाने के जो साधन बने थे, ध्वनि, लेखन, संकेत, ये जो साधन बने थे, यही भाषा के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। यही भाषा के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। पुनः सुनना, देखना, व्यक्ति के मन में विचार आया, ध्वनि नहीं, आवाज नहीं, लेखन नहीं, संकेत नहीं, तो बी व्यक्ति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। फिर ये व्यक्ति ने अपने विचारों को ध्वनि का रूप दिया, लेखन का रूप दिया, संकेत का रूप दिया, तो बी व्यक्ति इनको समझ गया, जान गया। ठीक है, तो ये जो ध्वनि, लेखन, संकेत का रूप दिया, ये क्या बन गए? विचारों को प्रकट करने के क्या बन गए थे? साधन बन गए। और इन साधनों को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। या फिर मानिए यही भाषा के क्या होते हैं? ये साधन ही भाषा के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अब इसे आसानी से समझना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की क्लासों में भी यही बताया, और मेरा भी जैसे कि मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, पीछे की क्लास का हम क्या करते हैं? एक बार 2-3 मिनट के लिए क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब संकेतों के माध्यम से भी, अब ये सांकेतिक भाषा के बारे में मैं बीच में 1-2 मिनट की चर्चा करूंगा, ताकि आपका जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाए। देखना, आप बार बार देखते हो कोई क्रिकेट का मैच चलता है, मैच है क्रिकेट का, इसमें एक अंपायर है, यहां है, एक अंपायर यहां खड़ा हुआ है, तो मानते हो, और ये बैट्समैन है, बल्लेबाज खेलता है, और बॉल जो है वो मैदान को स्पर्श करते हुए यहां पे जो ये जो लाइन है, सीमा रेखा, जिसको आप बाउंड्री लाइन बोलते हो, इसके पार हो जाती है गेंद, पार हो गई। अब देखना, अब बॉल पार होते ही, सीमा रेखा से बाहर जाते ही, पार होते ही, ये जो अंपायर है ये हाथ से ऐसे इशारा करता है, मतलब आप जिसको इशारा बोलते हो, मैं कहता हूं ऐसे ये संकेत करता है। इस संकेत का मतलब क्या हुआ? इस संकेत का मतलब क्या हुआ? 4 रन हो गए। अब मेरे को बताओ, केवल इसने क्या किया था? अंपायर ने संकेत किया। क्या किया? संकेत किया। और उस संकेत का जो अर्थ था, वो संकेत में जो भी इसके मन में जो विचार थे, अंपायर के मन में जो भाव थे, ऐसे वो इसने संकेत के माध्यम से प्रकट किए, और उन विचारों को करोड़ों की संख्या में जो दर्शक थे, करोड़ों की संख्या में जो दर्शक थे, वो उस विचार को ग्रहण कर गए, अर्थ को समझ गए कि ये 4 रन है। हुआ कि नहीं हुआ? इसने संकेत मात्र किया। क्या इस अंपायर ने कोई माइक वगैरह लेके अनाउंसमेंट सिस्टम या फिर ऐसे वो संबोधन किया था कि और ये मिले हैं 4 रन? किया था क्या? नहीं किया ना, केवल इसने इशारा किया, हाथ ऊपर करता मतलब 6 रन। ठीक है, अब ये मान लो यहां पे स्टेडियम में बैठे हुए जो दर्शक है, उन्होंने भी देखा, टीवी पे भी करोड़ों दर्शकों ने ऐसे हाथ का इशारा देखा, और 4 रन। ठीक है, अब दूसरी बात, पगबदा की अपील होती है एलपीडब्ल्यू की, तो फिर अंपायर हाथ ऊपर करता है या एज लगता है, जो भी है, तो अंपायर केवल अंगुली मात्र ऐसे करता है, संकेत करता है, और सभी के सभी समझ जाते हैं क्या हो गया? आउट हो गया। तो बोलो ये संकेत ही था, और इस संकेत का अर्थ, जो संकेत के इस अंपायर के मन में जो भाव था, ठीक है ना, जो विचार थे, इसने किस माध्यम से प्रकट किए? संकेत के माध्यम से प्रकट किए, और करोड़ों दर्शक उसको आसानी से उस संकेत को समझ गए, उस विचारों को समझ गए। तो ये सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक। इसको आप कभी भी ऐसे मत मानना कि कई भी बार देखते हो व्याकरण में किसी बुक में कुछ लिखा मिलता है, किसी बुक में कुछ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा का एक तीसरा अन्य प्रकार भी होता है। ऐसे नहीं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, पूरे 3 प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर देखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो एक आगे की बात है। देखना, एक चारों तरफ ये मान लो ये सड़क है, और ये चौराहा, सड़क है, चौराहा है, यहां पे एक यातायात पुलिस कर्मी खड़ा है, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जिसको आप बोलते हो, यातायात पुलिस कर्मी खड़ा है, और वो यातायात पुलिस कर्मी ऐसे बीच चौराहे पे खड़ा होकर इस प्रकार ऐसे हाथ करता है, और इस तरफ ऐसे हाथ करता है, सामने की तरफ ऐसे। तो इसका जो सड़क पे जितने भी वाहन चालक हैं, वो इसको आसानी से समझ जाएंगे। इस प्रकार मतलब इस साइड से, इस दिशा से आने वाले वाहनों को तो क्या करना है? रुकना है, और इस दिशा वाले वाहनों को क्या करना है? जाना है। तो यातायात पुलिस है वो केवल संकेत के माध्यम से, ये बोलता है कि बीच चौराहे में खड़े, आप आ जाओ, आप
जाओ, आप रुक जाओ, ऐसे कभी करता है क्या? कभी नहीं करता, केवल संकेत मात्र करता है। और उन संकेतों को सभी चालक आसानी से क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं, इसके विचारों को आसानी से, इसके विचारों को ग्रहण करते हैं। तो भाव प्रकट करने के संकेत के माध्यम से भाव प्रकट किए, तो ये भी सांकेतिक ये भी भाषा का एक प्रकार है, सांकेतिक भाषा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। नंबर तीसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप कभी कभी देखना ऐसे मौके आते हैं मीडिया के, टीवी पे देखना आप कभी कभी, क्या होता है, ये मान लो आपका टीवी सेट है और इस प्रकार से इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है 13। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देश है, ये मान लो यूएसए, अमेरिका, वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, रशिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, ठीक है ना। इस प्रकार ये देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष मान लो या फिर कोई भी, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझते हो, आपस में बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं। एक ऐसा देश है जिसकी भाषा न तो अंग्रेजी है न ही हिंदी है, ठीक है, उसकी अपनी भाषा, वो उसी भाषा में बोल सकता है। ये मान लो एक देश का ऐसा राष्ट्रदूत है, वो बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोलेगा तो ये अपनी भाषा में बोलेगा। फिर यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ, यहां पे ये जैसे ही बोलेगा, मान लो कोई भी एक ऐसा देश है जिसकी भाषा अंग्रेजी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ये यहां पे बैठा हुआ कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहा है। यहां बैठा हुआ व्यक्ति, ये जो बोलता है, यहां बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे 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 इशारे करता है। तो ये जो इशारे, जो मतलब संकेत करता है, इस प्रकार से ये संकेत करता है। और यहाँ पे नीचे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो इन संकेतों के अर्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है, और फिर उसे किस भाषा में बोलता है, हिंदी भाषा में बोलता है। किस भाषा में बोलता है, हिंदी भाषा में। इस व्यक्ति की भाषा है वो न अंग्रेजी है न हिंदी है, ये अपनी भाषा में बोलता है, अपने देश की भाषा में। एक व्यक्ति यहाँ उस भाषा को संकेतों में बदलता है इस प्रकार से, ठीक है। उसके संकेतों को एक व्यक्ति ग्रहण करता है और फिर उसकी हिंदी में उन संकेतों का क्या अर्थ है, जैसे कि अंपायर ने ऐसे किया, संकेत का अर्थ क्या है, आउट हो गए। उसी प्रकार ये व्यक्ति भी ऐसे ऐसे संकेत करता है, मतलब ऐसे किया, इस संकेत का मतलब क्या है, मना किया, तो ये कहता है कि ये देश इस बारे में मना कर रहा है। समझ गए ना आप? तो ये सांकेतिक भाषा है, बिल्कुल से भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। संकेत तो आप आम बोलचाल, आम रूप में भी अगर देखो, आप घरों में भी देखते हो, आप हमारे समाज में ऐसा होता है, मान लो ये पति है और इधर पत्नी है। ये मान लो पति है, ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, और ठीक है, ये थक हार के आता है और अपनी पत्नी से बोल के कहता है मुझे एक कप चाय चाहिए, ठीक है। पत्नी ये बोलता है, ये सुनती है और फिर इसको क्या करती है, इसके विचारों को, भावों को ग्रहण करती है, चाय बना के देती है। मान लीजिए ये बोल नहीं सकता, मुंह में छाले हो गए या गूंगा है, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो अब ये आके क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे जो भी है ऐसे करेगा। तो ये इसके विचारों के संकेत के माध्यम से कि इसको क्या चाहिए, एक कप चाय चाहिए, संकेत के माध्यम से क्या करती है, ग्रहण करती है, चाय बना के देती है। लेकिन इस संकेत का कोई फिक्स अर्थ नहीं है, निश्चित अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा है ना, इसके दो प्रकार के संकेतों को लेते हैं। एक, दो प्रकार से इसको अगर हम विभाजित करेंगे, यहां करता हूं दो प्रकार से विभाजित। एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। देखना ये प्रकार है। हालांकि बुक में आपको, व्याकरण किताब में कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। निश्चित और अनिश्चित, जो सड़क के यातायात के जो संकेत चिन्ह होते हैं, सड़क यातायात, उनका फिक्स है, निश्चित है। कैसे, ऊपर करके देता हूं। जैसे ये है, सड़क के किनारे पे ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और इस बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसा है, ऐसे लगा हुआ है, थोड़ा से घुमा हुआ है, ऐसे। इसका अर्थ निश्चित है। इसका अर्थ क्या है, निश्चित है। यहां पे वाहन चालक को पता लग जाएगा आगे घुमावदार मोड़ है, तो इसका अर्थ क्या है, निश्चित है। सांकेतिक भाषा में इसका अर्थ क्या है, निश्चित है। अंपायर के इशारे का अर्थ क्या है, निश्चित है कि नहीं है। यातायात पुलिस के इशारे का मतलब संकेत का अर्थ क्या है, निश्चित है, होता है ना। लेकिन हमारे आम साधारण, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम बोले कि नॉर्मल, हम घर परिवार में मानो, समाज में मानो, ऐसे संकेत कर देते हैं
ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, इनका हम तो ग्रहण कर जाते हैं लेकिन दूसरा थोड़ी उसे ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे आप घर पे आए, आपने ऐसे कर दिया, मतलब चाय बना के लाओ, क्या पता इसका कोई फिक्स थोड़ी नहीं है चाय का ही है, नहीं है, वो केवल हम ही समझ सकते हैं। जो साथ में रहने वाला होता है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, वही उसको समझ सकता है। जैसे आप कई बार फिल्म देखते हैं, ये ध्यान में नहीं है मेरे नाम, तो जैसे कोई गोलमाल हो गई, हाउसफुल हो गई, उसमें एक गूंगा होता है, वो आ ए ऊ ऐसे करता है, फिर उसका साथी है वो उसके गूंगेपन का जो बोलना चाहता है उसको विचारों में प्रकट करता है, तो उसके निरंतर उसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ रहता है, तो उसके विचारों को प्रकट कर देता है। आप और हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो वो है निश्चित है। और निश्चित क्या होता है, उसी फिल्म में ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस कर्मी ऐसे इशारा करता है, हम भी समझ जाते हैं ये उस गाड़ी को रोकना चाहता है, बिल्कुल यही होता है इसमें। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। ठीक है, पहली है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। इनके प्रकारों को अच्छे से समझना है। इससे पहले हुआ था एक दो बार, बच्चों ने भी कहा, एक दो गुरुजन ने भी, कि आप बहुत तेज पढ़ाते हो, जल्दी जल्दी तेज, बहुत तेज बोलते हो, मतलब वॉल्यूम से नहीं, ऐसे आपकी गति, पढ़ाने की गति काफी तेज है। तो ये क्या होता है, व्यक्ति का प्रारंभ से ये एक क्या बताऊं आपको, गति जो नेचर है, जो व्यक्ति तो उसमें हो जाता है। आज मैंने किया है कि ऑनलाइन क्लास में आज आराम से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, चाहे ये वीडियो कितना ही लंबा चला जाए, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि कक्ष में आप अगर सामने होते हो ना, तो सामने होते हैं तो बच्चे हैं वो बोर्ड से सीधे श्यामपट्ट से जुड़ जाते हैं, और शिक्षक की भी उनके ऊपर नजर रहती है, तो वो चाहे कितना भी तेज बोले, जल्दी बोले, तो उनको आसानी से वो ग्रहण कर जाते हैं बच्चे। लेकिन आप घर पे हो, कोई तो ऐसे फोन पकड़ के बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे देख रहा है, बीच में मम्मी आवाज देती है, पापा आवाज दे देता है, बीच में किसी का फोन आ जाता है, तो आप ऐसे जुड़ नहीं पाते हो। और मेरा तो ये मानना है कि इसको आप यूट्यूब पे जब तक देखते हो फोन को साइलेंट करो, या फिर हो सके तो उसको, जो आप जिसको बोलते हो ना नो नेटवर्क करके, इसको भाई किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं हो, 20-30 मिनट की क्लास आती है, फिर आप नेटवर्क ऑन करो इसका, तो आसानी से उसमें नो नेटवर्क करते हो तो आपको डाउनलोड करना होगा वीडियो को, क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। पहले यूट्यूब पे इसे डाउनलोड करो और फिर इसे नो नेटवर्क करो, और फिर आसानी से समझो, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है, देखो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मौखिक भाषा, प्रत्येक के दो पहलू हैं। मैं देखो फिर से वही उदाहरण दूंगा, इधर एक व्यक्ति है और इधर एक व्यक्ति है। इस उदाहरण से क्यों एक ही उदाहरण बार बार दे रहा हूं, पहली क्लास से ये उदाहरण चल रहा है, आप समझ जाओगे, इसे अच्छे से पकड़ जाओगे। देखो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के विचार हैं, ये तो अपने विचारों को प्रकट करेगा, और ये इसके व्यक्ति के विचारों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये तो भी ए व्यक्ति विचार प्रकट करेगा, बी इसके विचारों को क्या करेगा, मतलब ये कर लो विचार ग्रहण करने वाला, ये होगा विचार ग्रहण करेगा। ए व्यक्ति विचार प्रकट करेगा, बी व्यक्ति विचार ग्रहण करेगा। मौखिक भाषा, ए व्यक्ति विचार प्रकट करेगा बोलकर, दो पहलू है, क्या करेगा, बोलकर, ठीक है। अच्छा, बी व्यक्ति विचार ग्रहण करेगा सुनकर। ए व्यक्ति विचार प्रकट करेगा बोलकर, बी व्यक्ति विचार ग्रहण करेगा। ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है, बी, प्रकट करने का काम कौन कर रहा है, ए। तो ये बोलकर विचार प्रकट करेगा और जो सुनकर विचार ग्रहण करेगा, ये भाषा का प्रकार होगा मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा। समझ में आई बात, मौखिक भाषा, भाषा का एक पहला प्रकार है मौखिक, बोलकर तो जिसे प्रकट किया जाए विचारों को, और अगला जो है सामने वाला वो सुनकर उसे ग्रहण करे, ये कौन सा प्रकार है, मौखिक। देखो कुछ नहीं है, कोई परिभाषा नहीं बताई मैंने आपको, कुछ भी नहीं बताया, दो नाम बताए हैं, बोलकर प्रकट करेगा, सुनकर ग्रहण करेगा, बस ये इसका मूल है। अब इसकी आप परिभाषा कैसे भी बना सकते हो, मैं तभी तो कहता हूं रटना मना है। अपना तो एक ही सिद्धांत है, रटना मना है, ये मान लो आप, रटना मना है। क्यों मना है, मान लो आप इसकी, मैं यहीं पे आपको परिभाषा लिख के चला जाऊं, जब भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति अपने उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है, तो वो मौखिक भाषा का मौखिक प्रकार होता है। इसी को चेंज करता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बोली हुए
किसी व्यक्ति के उच्चारण की हुई ध्वनि को सुनकर और उसको ग्रहण करता है तो वो मौखिक भाषा होती है। किसी पर कैसी परिभाषा, ये थोड़ी ना है कि एक बार लिख दिया तो वही परिभाषा, उसमें फिर बदल हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। तो केवल आपको नाम दो याद रखने हैं, विचारों को बोलकर तो प्रकट किया जाए और विचारों को सुनकर ग्रहण किया जाए, कौन सी होगी? मौखिक भाषा होगी। ठीक है, मौखिक। देखो आपकी परीक्षा लगती 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6ठी क्लास, जो आप जब पहली क्लास, अब तो आप ठीक है, जब आपकी ये अपने 5वीं 6ठी में थे, 3री 4थी 5वीं में, उस समय आपकी दो परीक्षाएं लगती थी। एक परीक्षा थी मौखिक और एक परीक्षा कौन सी थी? लिखित परीक्षा। तो आपका टाइम टेबल लिखवाते थे गुरुजन कि ये मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा का ये टाइम टेबल है। मौखिक वाले दिन क्या होता था, बच्चे खूब खुश होके जाते थे, आज तो मौखिक है, आज तो मौखिक है। तो वो मतलब अपने साथ में वो पट्टिका भी नहीं लाते थे जिसके ऊपर वो रिटन टेस्ट देते थे, और कुछ नहीं कॉपी नहीं, वो बैठ जाते थे लाइन से, गुरुजी उनको बुलाते थे, हाँ बोल नाम क्या है तेरा? गुरुजी ने प्रश्न किया, वो ऊपर उसका उत्तर देता है। तो गुरुजन का प्रश्न करना, गुरुजन ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए, तुम्हारा नाम क्या है? और छात्र ने उसको सुना और ग्रहण कर लिया। गुरुजन के प्रश्न को सुना और सुनकर क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। किया कि नहीं किया? और अब वो छात्र बोलकर ही अपना विचार प्रकट करता है, मेरा नाम सर, श्रीमान मेरा नाम संदीप है, ठीक है। और फिर गुरुजन उसको ग्रहण करके, मतलब सुनकर उसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये भाषा का क्या हो गया? मौखिक हो गया, मौखिक प्रकार हो गया। और वो मौखिक परीक्षा ऐसे ही तो होती थी। गुरुजन पूछते थे, चलिए बताइए भारत देश की राजधानी क्या है? तो बोलकर तो प्रकट किया और बच्चे ने सुनकर ग्रहण किया। अब बच्चा बोलकर प्रकट करेगा, श्रीमान भारत देश की राजधानी दिल्ली है, और अध्यापक सुनकर उसे ग्रहण कर लेगा। तो वो क्या है? मौखिक परीक्षा। वैसे ये मौखिक भाषा होती है, ठीक है। अब इस मौखिक भाषा के बारे में आपको एक दो पहलू बताएं। देखना, इसकी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं इनके बारे में। नंबर एक बात, इसमें लिपि से संबंधित, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लिपि संबंधी अशुद्धियां कम होने की संभावना होती है। वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति बोलकर तो विचार प्रकट करता है और दूसरा है वो सुनकर इसे ग्रहण करता है। तो वर्तनी संबंधी, लिपि संबंधी जो गलतियां हैं वो क्या हो जाती हैं? यहां पे अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, मैं गलती नहीं करता, मैंने लिख दिया मैं गलती नहीं करता, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैं दूसरा, मुझे सामने वाला कोई प्रश्न करता है, आपसे ये गलती हो गई, और मेरा विचार है, हालांकि गलती ऐसे मत सोचना गलती नहीं करता, गलती करना मनुष्य के स्वभाव की एक कड़ी होती है। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, वो अपने आप में चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, गलती हो जाती है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं गलती नहीं करता, तो मैं सीधा बोलता हूं नहीं सर श्रीमान मेरे से गलती नहीं हो सकती, मैं ये बोलता हूं। अच्छा, ये तो मैंने बोलकर बताया। अगर मैं लिखकर देता और ये गलती जो है, गलती शब्द में मैं ऐसे लिख देता, मैं गलती नहीं करता, इस ती को हरिश्व कर देता, तो बोलो गलती कर दी ना मैंने? ती को हरिश्व कर दिया तो वर्तनी संबंधी, लिपि संबंधी गलती हो गई ना मेरे से, अशुद्धि हो गई। तो लिपि संबंधी अशुद्धि हो गई तो भाषा में मैं दक्ष नहीं हूं, इसका मतलब। तो जब मौखिक भाषा होती है उसमें इस प्रकार की गलतियां, कभी भी अशुद्धियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? अगर हो भी जाती हैं तो उनको अदृश्य होती हैं, पता नहीं चलता है, उनके बारे में पता नहीं चलता है। मैं बोलता हूं कोई शब्द, जैसे कि मैंने स्कूल बोला, स्कूल बोल दिया मैंने। अब आप देखो मैंने स्कूल में कु बड़ा दीर्घ बोला या हरिश्व बोला है, इस बात का पता नहीं चलाना। और अगर मैं लिखता हूं स्कूल, स्कूल, अगर मेरे से कोई लिखवाए तो ये देखो यहाँ पे अशुद्धि हो गई ना, यहाँ पे अशुद्धि हो गई ना, हो गई ना, ये देखो अशुद्धि कर दी मैंने। और अगर मैं सीधा बोलूं मैं ग्रामोत्थान स्कूल में पढ़ाता हूं, तो उसमें नहीं है। और मेरे से कोई लिखवाए और उसमें कु मैं हरिश्व लिख दूं तो वो गलती आ गई ना सामने। तो मौखिक भाषा होती है, उसमें इस प्रकार की गलतियां अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। एक तो ये है, ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में। और दूसरा होता है ये जो अनपढ़ जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए उपयोगी है, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, ठीक है। मौखिक भाषा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? उदाहरण देता हूं। आप घर पे, आप मान लो आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर के सदस्य अनपढ़ है और आप स्कूल नहीं आ सकते, तो आप स्कूल आना नहीं चाहते उस दिन, ये मान लो आप बीमार हैं, तो आप ये कहोगे आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, या फिर आज मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं।
आपने ऐसे बोल दिया तो घर वाले इस बात को समझ जाएंगे आसानी से, भाई बीमार है घर नहीं जा सकता। लेकिन उसी समय अगर आप लिख कर उन्हें दो, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं, घर वाले सदस्यों को पकड़ा दो, वो ऐसे देखते रहेंगे क्या है, नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, तो उनके लिए तो लिखित रूप हो गया, वो तो अनुपयोगी होगा। केवल मौखिक भाषा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। आप देखते नहीं हो क्या, पहले, अब आज तो ये सेलफोन वगैरह चल गए, पहले कोई व्यक्ति बाहर रहता था उसके पत्र आते थे, तो पत्र आते ही घर वाले अनपढ़ होते थे, उसको देख के खुश हो जाते थे, ये नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो किसी दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते थे, उस पढ़े हुए को, ठीक है ना, लिखे हुए को पढ़ता था और उनको सुनाता था, तो सुनाने के बाद ही वो उसके अर्थ को, ठीक है ना, बोलता था, वो सुनते थे, सुनने के बाद उसको ग्रहण करते थे। तो केवल और केवल अनपढ़ व्यक्तियों के लिए मौखिक भाषा क्या है, बहुत ही उपयोगी है। ये हुई चलो हमारी मौखिक भाषा। पुनः एक बार, मौखिक भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर तो प्रकट करेगा और अपने विचारों को दूसरा जो व्यक्ति है वो उनके विचारों को सुनकर ग्रहण करेगा। इसके बाद में लिखित भाषा। लिखित भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कैसे करेगा, लिखकर प्रकट करेगा, और जो सामने वाला है वो व्यक्ति उनको पढ़कर ग्रहण करेगा। लिखित भाषा में विचार प्रकट होंगे लिखकर और विचार ग्रहण होंगे पढ़कर, ये लिखित भाषा में है। विचार प्रकट कैसे होंगे, लिखकर, और विचार ग्रहण कैसे होंगे, पढ़कर ग्रहण होंगे, ये लिखित भाषा है। जैसे कि अब देखो, कोई व्यक्ति आपके घर में बहरा है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप बार बार बोलते जाओ, मां आज स्कूल नहीं जा सकता, मां आज स्कूल नहीं जा सकता, उसको कुछ नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा ना उसको, ठीक है। अब आप मान लो आप उनको लिख कर देते हो, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, वो उसको क्या करेगा, आपने विचार कैसे प्रकट किए, लिखकर, आपने लिख कर दिया, और वो उस विचारों को कैसे ग्रहण करेगा, पढ़कर, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। ये तो इस प्रकार से, ये मत सोच लेना है बहरे लोगों के लिए, नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, व्यक्ति विचार लिखकर तो प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे ग्रहण करे, भाषा कौन सी होगी, लिखित भाषा होगी। फिर मौखिक परीक्षा आपने दे दी थी, गुरुजन ने सीधा प्रश्न पूछा आपसे बोलकर, आपने उसको सुना, ग्रहण किया और फिर उत्तर दिया। लिखित परीक्षा, लिखित भाषा कैसे, आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है, कोई नहीं बोलता, चुप ऐसे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और आप प्रश्नों को लिखकर आपके सामने विचार प्रकट किए जाते हैं, प्रश्न आप उनको पढ़ते हो और फिर उनके उत्तर देते हो। लिखित भाषा, लिखित भाषा में सबसे बड़ी बात है, लिपि संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, लिपि संबंधित अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर वर्तनी संबंधी, लिपि संबंधी, व्याकरण संबंधी किसी भी प्रकार की गलती है वो लिखित भाषा में नहीं चलेगी, ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। पहला पॉइंट है, व्याकरण संबंधी, लिपि संबंधी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक छोटा सा नॉर्मल उदाहरण देता हूं आपको, कि आपको कोई, ये मान लो आपको कोई मैदान में खेलने के लिए बुला रहा है, तो आप उसे एक तो ये करते हो कि आप किसी भी प्रकार से वाक्य बोल दोगे, नहीं आ सकता मैं, नहीं आ सकता मैं, बोल दिया ना। अगर आप उसको लिख कर देना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, नहीं आ सकता मैं, तो वाक्य थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप लिख कर दोगे तो उसको, वाक्य का जो पदक्रम है उसके हिसाब से लिख के दोगे आप, वाक्य का जो अन्वय उसके हिसाब से लिख के दोगे आप। कैसे लिख के दोगे, आज मैं नहीं आ सकता, या फिर, ठीक है ना, मैं आज नहीं आ सकता, इस प्रकार आप उसको पदक्रम, ठीक है। आप लिखते हो यद्यपि, यद्यपि मैंने बोल दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और आप अगर लिखना चाहो और उसमें ऐसे लिख दो आप यद्यपि, तो ये तो गलत हो गया, ये तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई इसमें। मैंने बोला यद्यपि, आप समझ गए, चलो ऐसे मौखिक में ये आदर्श होता है, जबकि इसको बोलना ऐसे से, यद्यपि ऐसे होता है, लेकिन हम सीधा बोलते हैं यद्यपि हो गया, ठीक है। लेकिन लिखित में ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। लिखित भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बिल्कुल से नहीं चलेंगी, ठीक है। अब आगे देखो आप, नंबर 2 पॉइंट, ये जो अनपढ़ जो व्यक्ति हैं,
अनपढ़ जो व्यक्ति हैं उनके लिए पूर्णतया अनुपयोगी है। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए पूर्णतया अनुपयोगी है, किसी भी काम की नहीं है लिखित भाषा। केवल पढ़े लिखे साक्षर लोगों के लिए ही लिखित भाषा का जो प्रकार है वो उपयोगी है, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। तो अब तक मैं आज देखो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो मौखिक भाषा विचार प्रकट होंगे बोलकर और विचार ग्रहण होंगे सुनकर। लिखित भाषा विचार प्रकट होंगे लिखकर, विचार ग्रहण होंगे पढ़कर। फिर तीसरी बात आई हमारे सामने, सांकेतिक भाषा में विचार प्रकट होंगे संकेतों के माध्यम से और विचार ग्रहण भी होंगे संकेतों के माध्यम से। इसमें संकेतों का विचार प्रकट भी संकेत के माध्यम से होंगे, विचार ग्रहण भी संकेत के माध्यम से होंगे। कैसे होंगे सांकेतिक भाषा में? सांकेतिक भाषा के बारे में मैंने आपको 3 उदाहरण इससे पहले मैं आपको दे चुका हूं। एक तो किसी भी खेल का अंपायर होता है वो संकेत के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। मान लीजिए कोई बल्लेबाज आउट हो गया, वो संकेत के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेगा और करोड़ों दर्शक उसके अर्थ को ग्रहण कर जाएंगे। तो ये संकेत एक तो ये हो गया, ठीक है। यातायात पुलिसकर्मी के बारे में, ट्रैफिक पुलिस वाला उसके बारे में बताया, ऐसे हाथ करता है, इस वालों को रोकता है, इसको ऐसे हाथ करता है, इस तरफ चलाता है। तो संकेत के माध्यम से वो अपने विचार प्रकट करता है और जो चालक है वो संकेत के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसके बाद में आपने में जो मीडिया पे पत्रकार है, बहुभाषी देशों की वार्तालाप चल रही है तो संकेतों के माध्यम से भी वो समझाते हैं, ठीक है। ये हो गया। सांकेतिक भाषा में एक और चलता है, जैसे कि आपको नॉर्मल उदाहरण, हमारी कक्षा में कोई छात्र है वो देरी से आता है, अध्यापक का क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे आराम से सुन रहे हैं, बच्चा आता है तो देखो एक तो वो बच्चा आते ही सीधा ये कहता है श्रीमान क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, ठीक है चलिए नॉर्मल बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। या फिर वो कहेगा सर मे आई कम इन सर। कभी कभी क्या होता है बच्चा क्लास के गेट पर पहुंचता है, अध्यापक उसको देख लेता है, ठीक है, क्लास शांत है, बच्चा उस माहौल को पढ़ता है कि अब मैं बीच में बोलूंगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, व्यवधान होगा इस कक्षा में, मैं बीच में बोलते ही व्यवधान होगा। तो बच्चा मतलब कुछ ऐसा इंगित करता है, आपके ऐसे हाथ करता है, ऐसे कुछ डरा हुआ सा सहमा हुआ सा, बोलता नहीं है, वो ऐसे याद करता है। अध्यापक उसके संकेत को ग्रहण करता है कि ये क्लास में अंदर आने की अनुमति चाहता है और अध्यापक भी उसको संकेत के माध्यम से ऐसे करता है, आइए और आप अपने स्थान पर बैठिए, केवल संकेत के माध्यम से। तो ये भी क्या एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। विचार प्रकट करेगा बोलकर, विचार ग्रहण हो गए सुनकर, तो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। रटना नहीं है, केवल और केवल इसको समझना है। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति विचार प्रकट लिखकर करता है और विचार ग्रहण जिसमें पढ़कर किए जाते हैं या फिर जिनको पढ़कर जिसको ग्रहण किए जाए, वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा का प्रकार है। सांकेतिक भाषा जिसमें विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट किए जाए और संकेतों के माध्यम से विचार ग्रहण किए जाए, वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा के और भी बहुत होता है। कक्षा 10 में हमने पढ़ा था ना, सड़क सुरक्षा वाला पाठ था, 4 अंक का था सड़क सुरक्षा वाला पाठ, ठीक है। उसमें आपने बहुत से संकेत पढ़े थे, जैसे सड़क के ऊपर आपको ये बोर्ड लगा हुआ है, सड़क के ऊपर, सांकेतिक भाषा में पढ़ाता हूं, ठीक है। इस सड़क के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, एक ये इस प्रकार का मार्क, एक इस प्रकार का है और इसको यहां से बीच से क्रॉस, सॉरी इसको यहां से बीच से क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब सांकेतिक भाषा ही है। और आपने इसका अगर अर्थ पूछा गया था, संकेत का अर्थ पूछा, तो आपने इसका क्या लिख के आए थे? एक तरफा रास्ता है, मतलब आगे जाना, मतलब इस साइड से वाहन, इस दिशा से वाहन आ सकते हैं, जाने का रास्ता क्या है? बंद है। तो ये भी संकेत के माध्यम से हुआ था। वहां कोई खड़ा थोड़ी था, बार बार बोल रहा था क्या यहां आना मना है, केवल जाना ही है, मतलब इस दिशा में आना मना है, केवल इस दिशा में वाहन जा सकते हैं, कोई नहीं बोलता, केवल संकेत लगा दिया और आपने उसको पढ़कर, मतलब उस संकेतों को देखकर ही क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार, भाषा के 3 प्रकार, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। परिभाषा को रटना नहीं है, आराम से ये देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी परिभाषा शायद ही आपको मिलेगी। सीधा होता है जिसमें अपने विचार, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वो मौखिक भाषा होती है। व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो नहीं, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है वो मौखिक भाषा होती है। ऐसी परिभाषा गलत है। क्यों गलत है? व्यक्ति तो कुछ भी बोल देगा,
और अगला उसको जब ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, उसको सुनेगा ही नहीं, तो वो मौखिक भाषा थोड़ी ना है। इसमें ये पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि जब बोलकर प्रकट किया जाए और उसको सुनकर ग्रहण किया जाए, वो मौखिक भाषा का प्रकार है। एक छोटा सा एक इसके अंदर बहुत ही गहराई की बात बताता हूं आपको। ये तो बोलकर कुछ भी प्रकट कर देगा, वो भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? सार्थक ध्वनि बोलकर प्रकट करेगा, तभी ये मौखिक भाषा होगी। चलो मैं अपने मन के विचार प्रकट करता हूं, यूं है वो है वो, ऐसे मैंने विचार प्रकट कर दिए, मौखिक भाषा हुई क्या? कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मेरी जो मैंने ध्वनियां बोली थी ना, ये ध्वनियां क्या नहीं है, ये ध्वनियां क्या नहीं है, ये ध्वनियां सार्थक नहीं है। मैंने जो बोली ये ध्वनियां क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। तो इनमें मौखिक भाषा कब होगी? जब ध्वनियां क्या होंगी, सार्थक होंगी। उन ध्वनियों का युगम बनेगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा, तो ही उसे हम भाषा कह सकते हैं, ऐसे हम भाषा नहीं कह सकते। अब चलिए, कई बार आपके सामने एक विचार आता है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है। देखना, सबसे सरल भाषा है मौखिक और सबसे कठिन भाषा सांकेतिक। ये मिला जुला रूप है। सबसे सरल है मौखिक, सबसे कठिन है कौन सी है, सांकेतिक। कैसे है देखना, आप जा रहे हो, ठीक है, चिड़िया चहक रही हैं, आप समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ना। चलिए, गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, ऐसे ही हॉर्न बजाती रहती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता, ठीक है। और आप आगे आगे जा रहे हो, जस्ट पीछे वाली गाड़ी आपको ओवरटेक करते समय हॉर्न लगाती है, तो आपके समझ में आ जाता है ये क्या संकेत देना चाहता है, ठीक है। ऐसे तो ट्रैफिक के ऊपर देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बेवजह भी लोग हॉर्न बजाते हैं, उनका कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो इस प्रकार ये सांकेतिक भाषा, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने आपको दो इसके बताए थे। एक तो क्या होता है, निश्चित संकेतों का अर्थ होता है, और एक होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित संकेतों के अर्थ होते हैं, सड़क के संकेत हैं, उनके निश्चित अर्थ हैं। अंपायर जो होते हैं खेलों के, बहुभाषी जो मैंने आपको बताए थे, उनके जो संकेतों को वो इस प्रकार संकेत करता, दूसरा सुनता, उनके निश्चित अर्थ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि एक आम हमारे समाज में चल गया, मैं किसी के सामने ऐसे करता हूं तो इसको संकेत हो गया, इसको संकेत का मतलब क्या हुआ, चुप रहना है, इस प्रकार, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज बहुत धीरे पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और पीछे की क्लासों को भी देख लेना, बाकी मैंने बार बार आपको वही उदाहरण यहाँ बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, आपकी कोई समस्या नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, अब तो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो रहा है, 50 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब तो आपको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तरफ कोरोना, एक तरफ तापमान। तो अब तो बाहर निकलना, ये मान लो कि अब तो बाहर निकला इतना अति आवश्यक काम हो ना, उसको भी आप घर बैठे ही पूरा करने की कोशिश करो। देखो, हम आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, पूरी मेहनत के साथ क्लास ले रहे हैं आपकी, और आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि आप घर से बाहर मत निकलो। ये दोहरी मार है, कोरोना है, टेम्परेचर है, दोनों को आप ध्यान में रखते हुए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सहपरिवार सकुशल रहो। यही आशा है, यही कामना करते हैं हम, और अपने से बड़े बुजुर्गों को और अपने छोटे बच्चों को, सभी को आप एक जिम्मेदार छात्र हो, यही समझाओ कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और धन्यवाद। आशा करता हूँ आप धीरे धीरे पढ़ाया, मैंने आज बहुत ही धीरे पढ़ाया आपको, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। पीछे की क्लास देख लेना, अनवरत फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी चलती रहेंगी। और आगे की जो क्लास है, ये मान लो हिंदी की भाषा की क्लास ये अंतिम होगी शायद। इससे आगे की क्लास एक है हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि हिंदी भाषा कैसे आई। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले संस्कृत भाषा के दो वेद थे, वैदिक जिसमें वेद उपनिषद, दूसरी लौकिक जिसमें फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सैनिक से हिंदी निकली। तो ये थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये थोड़ी सी बातें हैं। बोली भाषा किसे कहते हैं, और राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर होता है। ये 15-20 मिनट की क्लास है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा, पक्की पढ़ाऊंगा, और वो आपको पढ़ना भी है, ठीक है। धन्यवाद।